रघु और किशन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों का अपना अपना खेत था। किशन मेहनती था, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाता और अच्छे दामों में बाजार में बेचता, जबकि रघु बहुत आलसी था, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार, अरे रघु कहाँ है? रघु, ओ रघु! किशन भैया ये तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? पर आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक बार बोल देना कि उठेगा तो खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। बोलना जल्द से जल्द खेत पहुंच जाएगा। किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है तो रघु अभी भी घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना। एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ। तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है, पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से करवाता। फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाना करके आराम से घर पर खटिया तोड़ता। पर एक रात किशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने किशन को आराम करने की सलाह दी, पर किशन चिंता में था। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। किशन ने रघु से जब मदद मांगी, रघु ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है, मेरे को तो वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई, तू कोई और इंतजाम कर ले। मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है। आज तू मुझे साफ मना कर रहा है? हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, दोस्त तो है। पर तू देखना मैं कितना करूं, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। किशन हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। लक्ष्मी मैया, आप तो अन्न धन की देवी हो, मेरी मदद करो मैया। आप सही कह रहे हो। आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा है। उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली हैं। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी।
स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन के खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत हरी हरी मटर से भर गया था। ये देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? ये तो कोई जादू प्रतीत होता है। अभी कुछ देर पहले तो मेरे खेत की फसल खराब हो गई थी, पर अब एकाएक खेत में हरे हरे मटर की फसल लहराने लगी है। ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं। किशन और शांति देवी लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी, पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया। उसने अपना बहुत ही अच्छा मित्र खो दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। ये कहानी है गरीब सोमू की। सोमू अपने गांव के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाता था। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाता था। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाता उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करता था। सोमू पर अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सोमू इतना नहीं कमा पाता था कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनू, पिंकी, कितनी बार समझाया है तुम दोनों को कि ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। देखो क्या कर दिया तुम दोनों ने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर सोमू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी राधा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हैं। देख क्या किया है तेरे लाडलों ने। अब तू ही बता, कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। सोनू, पिंकी, चलो माफी मांगो बाबा से। सच में इस बार तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो बाबा, जानबूझकर नहीं किया। हाँ बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या नहीं चढ़ोगे? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था मेरा, किसी तरह काम चला रहा था। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सोमू उदास होकर वहां से चला जाता है और घर के पीछे जाकर सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर वहां आती है और सोमू से कहती है, सुनिए जी, धीरज रखिए। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब ये चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यहीं रख दो, खा लूंगा। राधा खाना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। सोमू सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख लेता है और फिर हाथ धोकर जैसे ही खाने की तरफ बढ़ता है तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं और सोमू से कहती है, बेटा, बुढ़िया को कुछ खिला दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा? उसने तो सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिख दी हैं। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। ये लो, खा लो। सोमू बूढ़ी अम्मा को अपना खाना दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर सोमू से कहती है, बेटा, तू और तेरी घरवाली बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। हाँ अम्मा, मेरी तो सुन नहीं रहे। काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। सोमू अपनी सारी परेशानी बूढ़ी अम्मा को बताता है।
सोमू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी अम्मा वापस आती हैं। उनके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को सोमू को देते हुए उससे कहती हैं, ले बेटा, ये रख ले, जा इसमें रख कर बेच अपनी सब्जियां। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? पुरानी टोकरी है, सालों से है मेरे पास। अब मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं कि इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी अम्मा सोमू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। सोमू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है और फिर उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर उसे बाजार ले जाता है। उस दिन सोमू की सारी सब्जियां बहुत ही तेजी से बिक रही थीं। उसे हर तरफ से ग्राहकों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को सोमू की टोकरी सब्जियों से भरी ही थी। ये देखकर सोमू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रहा हूँ, फिर ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? सोमू फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब पैसों से भरी थी जो उसने सारा दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। हे भगवान, ये क्या जादू है? सोमू ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और उससे सब्जी खरीदी, लेकिन फिर भी सोमू ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी टोकरी अब भी सब्जियों से भरी हुई थी। सोमू असमंजस में था और सब्जी की टोकरी को घूरे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा वहां आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी? ये टोकरी तो वैसी की वैसी ही है जैसी सुबह लेकर गए थे। नहीं राधा, बल्कि आज तो पूरे दिन ग्राहक आते रहे, लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। मैं यही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। है? ये कैसे हो सकता है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं मैंने। सोमू अपनी जेब से पैसे निकालकर राधा को दिखाता है। तब जाकर राधा को सोमू की बात पर भरोसा होता है। वो सोमू से कहती है, देखा जी, मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादुई है, जादुई। हाँ राधा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर भी चल एक बार मिलकर खाली करते हैं इसे। सोमू और राधा मिलकर उस टोकरी में से सब्जियां बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो जैसे ही एक सब्जी बाहर निकालते थे, उसकी जगह फिर से वही सब्जी वहां से खुद ब खुद आ जाती थी। वो टोकरी में से सब्जी निकालते रहे और सब्जियां अपने आप बढ़ती रहीं। ऐसे ही कई घंटे बीत गए और सोमू के घर में हर तरफ सब्जियों का ढेर लग गया। वाह राधा, अपनी तो किस्मत खुल गई। ये टोकरी तो सचमुच जादुई है राधा। हाँ, ठेला क्या चीज है, अब तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं जी। सोमू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को घर बुलाकर अपनी सब्जियां उन्हें बेच देता है। वो लोग खुद ही सोमू के घर से सारी सब्जियां उठवाकर ले जाते हैं। इस तरह सोमू की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। सोमू और राधा हर रोज मिलकर टोकरी से खूब सारी सब्जियां निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस तरह कुछ ही दिनों में सोमू काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन, राधा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा ना? राधा सोमू का इशारा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने गले से सोने का हार उतारकर उस जादुई टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद जब राधा उस हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो टोकरी को देखकर चौंक गई। अरे अरे, ये क्या? सुनिए, इधर आइए जल्दी। सोमू जाकर टोकरी में देखता है। वो पूरी तरह से खाली थी। टोकरी में ना तो सोने का हार था और ना ही कोई सब्जी उसमें थी। सोमू और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली। वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गई। सोमू ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे बूढ़ी अम्मा की कही आखिरी बात याद आ रही थी। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो।
सोमू समझ गया था कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू सोमू को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।